हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को आज दूसरा चैप्टर पढ़ना है, आर्थिक नीति का निर्माण, फार्मूलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। देखो, इसके पहले कि हम लोग आर्थिक नीति के निर्माण के संदर्भ में कुछ बातचीत करें, यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि नीति क्या है, पॉलिसी क्या है। बहुत संक्षेप में अगर हम कहें तो पॉलिसी को हम सेट ऑफ रूल्स के रूप में डिफाइन करते हैं। नियमों का एक सेट है, समूह है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी नियम के समूह को या किसी गाइडलाइन को या किसी रेगुलेशन को हम क्यों बनाते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे दिमाग में कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें हमको प्राप्त करना है। इसका मतलब अगर हम और स्पष्ट कहें तो आप कह सकते हैं कि निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हम निर्धारित रूल्स बनाते हैं, गाइडलाइन बनाते हैं, या यूँ कहिए कि जो हम डिसिप्लिन निर्धारित करते हैं, संक्षेप में कहें तो क्या कहेंगे, एक अनुशासन निर्धारित करते हैं। रूल क्या होते हैं? जैसे वाइट ड्रेस पहन करके आओ, ये रूल किस बात के लिए है? जस्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द कैंपस ना। तो इस तरह के बहुत सारे, मोबाइल नहीं लाना है आपको, ठीक है, तो ये रूल क्यों बना हुआ है? इसका मतलब हमको एक सेट गोल प्राप्त करना है। सेट गोल क्या है? कैंपस को हमें क्वालिटी वाइज एक्सेलेंस तक ले जाना है। तो उसके लिए हमने बहुत सारे रूल बना रखे हैं। आने का टाइम, जाने का टाइम, क्लास का टाइम, ड्रेस, आपका कैंपस में मूवमेंट, आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है, ये सारे रूल्स हैं ना। तो इसका मतलब कि एक निर्धारित आपका लक्ष्य होता है। अब वो लक्ष्य आपका आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनैतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो निर्धारित, जो डिटरमिन्ड गोल है, इसका मतलब यू मस्ट हैव सर्टेन गोल्स। पहली अनिवार्य बात क्या है कि आपके पास गोल जरूर होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्य का प्राप्त न करना उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक लक्ष्य का ही होना ना। अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो ज़्यादा खतरनाक है, बजाय इसके कि आपका लक्ष्य IAS बनना था एंड यू कुड नॉट अचीव द टारगेट। आप नहीं पा सके, इट्स ओके, चलेगा। लेकिन कोई आपसे पूछेगा आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो आप कहें अभी तो सोचे ही नहीं। अक्सर आप कह देते हैं, अक्सर आप उत्तर क्या देते हैं कि BA के बाद क्या करेंगे? सर सोचेंगे। दिस इज नॉट द राइट आंसर। आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएशन। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सफल होंगे, नहीं सफल होंगे, ये दूसरा मुद्दा है। पहले तो यही होना चाहिए कि यू मस्ट हैव ए गोल विच यू हैव टू अचीव, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आप तैयारी करेंगे ना। अगर आपने तय ही नहीं किया है तो फिर आप किस बात की तैयारी करेंगे भाई? इसका मतलब रोज का रोज टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। यू आर डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों यूजलेस हैं। इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्या है? आज है, वर्तमान। क्योंकि जो बीत गया उसे अधिकतम आप इतना कर सकते हैं, कुछ सीख लीजिए, अधिकतम। कोई गलती वलती हुई उसको सुधार लीजिए। और जो आने वाला है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो सारा कुछ कब करना है? आज करना है। आज को जितना अच्छा बनाओगे कल उतना ही अच्छा होगा। और जाहिर सी बात है, अगर आज अच्छा हो गया
तो कल अच्छा हो गया, और कल ये जो बीता हुआ कल होगा ये भी कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। इसका मतलब कल, आज और कल तीनों ही अच्छे कब होंगे, जब आप आज अच्छा करेंगे। जैसे बीइंग ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में आज अगर आपने सर्वश्रेष्ठ कर लिया तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, उसको अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कल की चिंता में लगातार व्यथित रहे और आज आपने कुछ नहीं किया। अक्सर आप भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, तो चिंता करने से थोड़ा भविष्य की समस्याएं खत्म हो जाएंगी भाई, काम करना पड़ेगा ना। और जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही कुछ मिल सकता है, और मेहनत आज पर करने की ज़रूरत है। आज बीए पर मेहनत करेंगे तब बीए में गोल्ड मेडल पाएंगे, तब बीए में टॉप करेंगे, तब बीए का विषय आपको आएगा और तब आप आईएएस बन जाएंगे। आपको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सामान्य नीतियों की बात कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में आपको एक सेट रूल्स तय करने होते हैं, अपने ऊपर आपको डिसिप्लिन निर्धारित करनी होती है कि इसके अंतर्गत काम करेंगे तब अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उसी तरह से आर्थिक नीतियों के जब निर्माण की बात होती है तो आर्थिक नीति से अभिप्राय निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए दिशा निर्देशों से है, ठीक है। देखो उसमें कुछ लिखा भी है मैटर। इसमें कोचरन तथा मेलोन के अनुसार नीति निर्माण का संबंध कहता है कि नीति निर्माण का संबंध व्हाट से है। किससे है? व्हाट, क्या। जब तक आपके मन में क्या नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या। जो जितना ज़्यादा पूछता है जीवन में उतना ही ज़्यादा सफल होता है। बच्चा जब बहुत छोटा होता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का, तो वो सिर्फ दिन भर यही पूछता है, ये क्या 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 है, पूछता है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता ना। तो जो जितना ज़्यादा क्या पूछेगा उतना ही उसको उत्तर भी तो मिलेगा। और पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पूछते हैं तो उत्तर क्या होगा। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि आप सोचते हैं अरे छोड़ो, पूछेंगे तो मना कर देंगे। आप खुद भी, चाहे अपने टीचर से, चाहे अपने समाज में, चाहे अपने घर पर, बहुत सारी बात आप पूछना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, किस डर से नहीं पूछते हैं कि ना कर देंगे। और यदि आप नहीं पूछते हैं तो उत्तर तो परमानेंटली ना ही रहेगा भाई, सीधी सी बात है। एक बार हिम्मत करके पूछ लो, क्या पता हाँ कर दे। तो इसलिए जरूरी क्या है, पूछ लेना। अरे अधिकतम क्या करेगा, नहीं कह देगा, तो नहीं तो है ही है, तो तुम्हारा नुकसान ही क्या हुआ उसमें। वो तो बिना पूछे भी तो नहीं ही है। इसलिए सबसे जरूरी है तुम्हारा प्रश्न पूछना। इफ यू डोंट आस्क, आंसर विल ऑलवेज बी नो। सीधी सी बात। अगर चाहते हो कि उत्तर हाँ हो तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, पूछो। और जितना अधिक ना सुनने के आदी हो जाओगे उतना ही अधिक तुमको हाँ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तय कर लोग सबसे पूछेंगे, भले कोई न बताए तो कैसे। तो 100 लोगों ने नाना नाना किया। जैसे तुम रोड पर खड़े हो, गाड़ी आ रही है, तुम्हें लिफ्ट चाहिए। अब संकोच में खड़े हो कि पूछें कि न पूछें, पूछें कि न पूछें, सब गाड़ियाँ सर निकलती चली जा रही हैं। अब इसके दूसरा उल्टा करो, जितनी गाड़ी आई सबको हाथ दो। तुमने 100 गाड़ियाँ गुजरी लेकिन 101वीं तो खड़ी हो गई ना, तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। और अगर तुम एकदम न पूछते तो अंत तक खड़े रहते, कोई गाड़ी तुम्हें न बैठाती ना भाई। तो जितना ही तुम ना सुनने के आदी हो जाओगे उतना ही तुम्हें हाँ में उत्तर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो व्हाट बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग में। व्हाट का मतलब, अब हर प्रश्न का उत्तर व्हाट है। नीति बनाना चाहते हैं, क्यों भाई, क्या चाहिए आपको, ठीक है।
तो क्या आपके दिमाग में अगर है, क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या है दिमाग में, कुछ पाना चाहते हैं नहीं पाना चाहते? तो कह रहा है कि व्हाट नीति निर्माण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है व्हाट। जैसे व्हाट इज द प्लान, व्हाट आर द गोल्स, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल, व्हाट आर द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑप्शंस, what externalities positive or negative are associated with each alternatives, what priorities are। कोई भी जब हम पॉलिसी बनाते हैं सब व्हाट लिखा हुआ है। जब नीति बना रहे हैं तो हम व्हाट गोल्स हैं, क्या गोल हैं जिनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जो ऑप्शन उपलब्ध हैं उनकी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसी है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे अल्टरनेटिव जिसमें क्या है, यानी सब क्या क्या है, इन सारे क्या को मिला करके हम पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी में इन सब का उत्तर हमको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो पॉलिसी बनाते कैसे हैं, उसका एक प्रोसेस चार्ट है, फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम गोल को निर्धारित करते हैं। कोई भी पॉलिसी बनाने के पहले हमें ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली वी वांट फ्रॉम दिस पॉलिसी, इस नीति से हमको क्या चाहिए। तो पहले तो आपको पता हो कि आप क्या चाहेंगे, तो आपका गोल बिल्कुल जितना क्लियर गोल होगा आपकी लाइफ उतनी ही आसान होगी। जैसे आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर है कि आप क्या चाहते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ज़्यादातर स्थितियों में हम यही नहीं जान पाते कि हमें क्या चाहिए, इसलिए हम आज ये इस पर मन बनाए रहते हैं, कल इस पर, आज मन किया PCS बन जाएंगे और कल मन कर गया कि IAS बन जाएंगे और परसों मन कर गया कि ये अध्यापक ज़्यादा अच्छा है और नर्सों लगा कि बैंक में रहते तो ज़्यादा बढ़िया था। तो इसका मतलब आप खुद ही नहीं क्लियर हैं, तो फिर आप तैयारी कैसे करेंगे भाई। तो कह रहा है पहले गोल आपका डिटरमिन होना चाहिए, और गोल निर्धारित करना इन इटसेल्फ इज ए टफ टास्क। कौन सा आपका उद्देश्य क्या होगा, यह उद्देश्य तय करना इतना मामूली प्रश्न नहीं है, क्योंकि उद्देश्य तय करना अपने आप में एक पूरी साइंस है। आप क्या चाहते हैं ये तय करने के लिए आपको अपने बारे में बहुत सारे डिसीजन और बहुत सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप तय करते हैं कि आप बैंक में जाना चाहते हैं, तो आपको बैंक के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहले चेक करनी पड़ेगी कि क्या आपकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है, क्या आपकी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, क्या आपकी रीजनिंग बहुत बढ़िया है, ठीक, और क्या बैंक की नौकरी जितना टाइम टेकिंग है उतनी टाइम हम दे पाएंगे, क्या हमारे घर की सिचुएशन से अलाउ करती है कि हम सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक बैंक में रहें, है? जबकि हमारे माँ बाप बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर हैं, हम ही अकेले सेवा करने वाले हैं। बहुत सारी बातें मिल करके ना तय करेंगी कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ। और ये सब होने के बाद क्या हम 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर पाएंगे इस नौकरी के लिए, क्या हम इस नौकरी को पूरा समय दे पाएंगे, और क्या इस नौकरी से जो मिलेगा वह हमारे लिए पर्याप्त होगा। यानी आपको बहुत कुछ तय करना है। इन सब के बाद भी अगर उत्तर यस यस यस, इतने क्या 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 कहने के बाद अगर उत्तर सबका यस 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 मिलता चला गया, तब तो आप अपना गोल तय कर सकते हैं। आपने तय किया हमको IAS बनना है, तो अब आपको देखना है कि IAS बनने के लिए इलाहाबाद जाना है, और 3 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, 6 साल भी लग सकता है। तो क्या 6 साल तक माँ बाप हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं? क्या मेरी उम्र इतनी है कि हम इतने दिन तक अगर पढ़ाई करें तो कोई घर में दिक्कत नहीं होगी? क्या हमारा मेंटल स्टेटस, क्या हमारी लेबर करने की क्षमता, क्या हमारा IQ, क्या हमारी रीजनिंग कैपेसिटी ऐसी है जो IAS बनने के लायक है? ये सारे सवाल किससे कौन पूछेगा? खुद को खुद से पूछना है, कोई दूसरा नहीं पूछेगा।
और जब इन सबके उत्तर हाँ में मिलते हैं तब आप गोल तय करते हैं। इसका मतलब गोल निर्धारित करना इतना आसान काम नहीं है, और गोल किसी के लिए दूसरा कोई तय भी नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम IAS बन जाओ, ये कह सकता हूँ? मेरे कहने से कैसे बन जाओगे भाई? सब कुछ तो तुमको करना है। तो गोल डिटर्मिनेशन इन इटसेल्फ इज ए वेरी टफ टास्क, बहुत कठिन काम है। तो पहला क्या है? गोल का निर्धारण। अब ये गोल क्या होगा भाई? देखो, जब हम आर्थिक नीति की बात करते हैं तो आर्थिक नीति जब आप कोई बनाते हैं तो उसमें आप अपने गोल्स को पहले निर्धारित कर लेते हैं। वो गोल कुछ भी हो सकता है। वो गोल हो सकता है कि हमको एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ाने हैं, वह गोल हो सकता है कि हमको विनियोग बढ़ाना है, वह गोल हो सकता है कि हमको उत्पादन बढ़ाना है, वह गोल हो सकता है कि हमको विदेशी व्यापार बढ़ाना है, वह गोल हो सकता है कि हमको इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करना है, वह गोल हो सकता है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, वह गोल हो सकता है हमको कृषि को ठीक करना है, हो सकता है उसको सिंचाई, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट किसी को ठीक करना है। तो आप गोल अपना निर्धारित करते हैं, और अब जब गोल तय हो जाता है तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे तरीके आते हैं कि इससे भी पा सकते हैं, इससे भी पा सकते हैं और इससे भी पा सकते हैं। ये अगर तरीके अपना लें तो मिल जाएगा। तो ये जो तमाम अल्टरनेटिव्स सेट ऑफ रूल्स आपको मिलते हैं उन्हें हम विभिन्न नीतियाँ कहते हैं। तो हमने सारी नीतियों का भी हमें फिर एग्जामिनेशन करना होगा कि ये नीति क्या हमारे निर्धारित लक्ष्य को पा सकती है, यह नीति क्या न्यूनतम लागत और अधिकतम उत्पादन को सपोर्ट कर रही है, यह नीति क्या सामान्य जनजीवन के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक है, यह क्या फ्रेंडली माहौल बनाने में सक्षम है, क्या यह उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल कर पाएगी, क्या यह क्षेत्रीय असमानता को दूर कर पाएगी, क्या यह आय और धन के वितरण की विषमता को दूर कर पाएगी, क्या यह विदेशी व्यापार को बढ़ा पाएगी, क्या यह उत्पादन को बढ़ा पाएगी, क्या यह निर्यात आधिक्य को उत्पन्न कर पाएगी, क्या यह विदेशों से पूंजी को आकर्षित कर पाएगी, क्या यह निर्यात को बढ़ाकर आयात को कम कर पाएगी। मतलब वो सारी अच्छाई हम उसमें देखने का प्रयास करेंगे, और जिस सेट ऑफ रूल्स में, जिस पॉलिसी में हमको ज़्यादा अच्छाई, सारी अच्छाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई पॉलिसी ऐसा कुछ आप नहीं बना सकते जिसमें केवल अच्छाई हो। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई का होता है और एक बुराई का। चुनाव करते समय हमें सिर्फ यह ध्यान देना है कि किसमें अच्छाई ज़्यादा है और बुराई कम है। ये कतई नहीं कहना है कि जो अच्छा है और जो बुरा है, क्योंकि पूरा बुरा तो कोई बुरा नहीं होगा ना, और पूरा बुरा कोई अच्छा भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह किसी जब व्यक्ति की आप बात करते हैं, एकदम गलत सेंटेंस है जब आप बोलते हैं कि वो अच्छा है वो बुरा है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं एक आदमी कम अच्छा है, दूसरा आदमी ज़्यादा अच्छा है। सच पूछो तो यह भी गलत सेंटेंस है। आप सही से ये कह सकते हैं कि एक कम बुरा है और एक ज़्यादा बुरा है, क्योंकि बुरे तो दोनों ही हैं। क्योंकि तुलसीदास ने रामायण में क्या लिखा कि अवगुण 8 सदा उर रहें। जब सबके अंदर 8 अवगुण ही विद्यमान ही है, पक्का है, तो अच्छा किस बात का फिर? तो कम से कम उतना बुरा तो है ही है, जितनी 8 बुराइयां जो हैं वो तो है ही हैं सब में। तो इसका मतलब कोई कम बुरा हो सकता है, कोई ज़्यादा बुरा हो सकता है। इसलिए आज के बाद किसी को अच्छा अच्छा कहना ठीक है नहीं है। ठीक है, वैसे लोग नाराज हो जाए किसी कह दोगे तो इसलिए पब्लिक में कहने लायक नहीं है। लेकिन टेक्निकली यही सही है कि हमको सिर्फ ये देखना चाहिए कि लेस ईविल का चुनाव करना चाहिए, कम बुराई का चुनाव करना चाहिए। अच्छाई और बुराई में कभी चुनाव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई एब्सोल्यूट अच्छा हो, उसमें कोई बुराई ना हो, और दूसरा आदमी ऐसा नहीं होता कि एब्सोल्यूट बुरा ही हो, उसमें कोई अच्छाई ना हो। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे आदमी को बहुत ध्यान से मत देखो, शायद कोई बुराई दिख जाए, और बुरे आदमी को खूब ध्यान से देखो, शायद कोई अच्छाई दिख जाए ना। तो ये वास्तव में ये ऐसे फार्मूले हैं जो लाइफ में सुखी रहने के लिए ज़रूरी हैं और अप्रोच पॉजिटिव रखने के लिए ज़रूरी है।
आपकी सोच जब सकारात्मक होती है तो आपको सब अच्छाई अच्छाई दिखती है, और आप जब लोगों में अच्छाई ढूंढते हैं तो कुछ न कुछ मिल ही जाती है। और जब आप सिर्फ बुराई ढूंढते हैं तब फिर ठीक नहीं होता, तब तो फिर उसमें आपको कोई अच्छाई उसमें दिखेगी ही नहीं, सब बुराई ही दिखेगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने सारी जो वैकल्पिक नीतियां थी उनको एग्जामिन किया, उनका परीक्षण किया। अब उसमें चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिसी, तब हमने उसमें देखा कि ये खास, यह जो हमारा सेट ऑफ रूल्स है, ये जो पॉलिसी है, यह हमारे उद्देश्यों को बड़े पैमाने तक एड्रेस करता है, इसकी लागत कम है, यह साधारण है, ये टेक्निकल कम है, ये सबकी पहुंच में है, सबकी समझ में है। जैसे कृषि बिल बने तो कृषि बिल कृषि में सुधार के लिए बने। अब उस पर इतना विवाद हो रहा है कि सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। किसी नीति पर विवाद होना कतई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आप उस पर खूब बहस करिए, उसकी अच्छाई बुराई सामने आ जाए। जरूरी यह है कि अब उसकी अच्छाई जो आ रही है उसमें जोड़ दी जाए, और जो बुराई आ रही है उसको उसमें से निकाल दिया जाए। वास्तव में प्रॉपर तरीका क्या होता है? तरीका, जैसे आप मीटिंग करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है? किसी का विरोध करना नहीं होता है, वहाँ मुद्दे पर निष्पक्ष सबकी राय आप जानिए, और सबकी बात में जो अच्छी अच्छी बात हो उसको लिख लीजिए, और जो उसमें बुरी बात हो उसको उसमें से हटा दीजिए। क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन ये तो पक्का है कि हर आदमी कुछ न कुछ तो जानता ही है। इसीलिए मीटिंग होती है, 10 लोग बैठते हैं कि एक आदमी अकेले कोई नियम बनाएगा तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन 10 लोग जब मिल करके उसकी व्याख्या करेंगे तो कुछ न कुछ सब लोग बताएंगे, तो सबको मिला करके वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जो पॉलिसी होती है, हम एक पर्टिकुलर पॉलिसी चुन लेते हैं उन सब में से कि ये हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है, ये लीस्ट कॉस्ट है और मैक्सिमम प्रोडक्शन है, मतलब इसमें बुराइयां कम हैं और इसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा है। फिर हम जो पॉलिसी चुन लेते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे सेट गोल हैं हम उसका सर्वे कराते हैं, हम उसको लोगों में फ्लैश करते हैं। जैसे इस समय जो कृषि बिल पर चल रहा है, ये वास्तव में उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। क्या चल रहा है? बुरी बात बिल्कुल नहीं है, इसको आप कभी विवाद में या झगड़ा वगड़ा करके मत समझिए क्या हो रहा है, ये ठीक है। और ये इसमें इतना इवैल्यूएशन हो रहा है, लोग बता रहे हैं भाई ये दिक्कत है, ये गड़बड़ है, किसान का ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान, लेकिन कुछ लोग फायदे भी तो बता रहे हैं ना उसके, कि ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। तो फायदे और नुकसान को कंपेयर किया जाएगा कि अगर 10 फायदे दिख रहे हैं और 5 नुकसान भी हो रहे हैं तो बेहतर क्या है? स्वीकार किया जाए ना, किसी चीज़ में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम हैं, तो स्वीकार कर लिया जाए। हाँ, अगर कोई बुराई ऐसी है जो बेसिक पर अटैक कर रही है, जैसे उससे अगर अस्तित्व का ही खतरा उत्पन्न होने की गुंजाइश है, तो भले वो एक ही क्यों ना हो, फिर वो पॉलिसी छोड़ने में ही भलाई है। ये भी ध्यान रखिए, हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए, इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमेशा आपको अच्छाई स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। और आप भी अगर कोई बुरी बात कह रहे हैं, चाहे जितने बड़े पद पर हों, चाहे जितने बड़े अधिकारी हों, आपको बहुत सम्मान से छोटे अधिकारी की बात को भी मान लेना चाहिए और अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। यह वास्तव में पढ़े लिखे होने का लक्षण भी है कि आप कितना विनम्र हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप कितने डेमोक्रेटिक हैं। आप सबको, किसी को बोलने ही अगर नहीं देते हैं, मान लीजिए जैसे मैं क्लास में आ जाऊं और कहूं जो मैं कहूं वही सही है, चाहे गलत कहूं चाहे सही कहूं, तो ये तो नहीं सही बात है ना। आप भी कह सकते हैं कि सर ये गलत है, और मुझे अगर गलत है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो पॉलिसी का इवैल्यूएशन इसलिए होता है कि हम उसकी, क्योंकि कोई पॉलिसी जब बनाई जाती है, चाहे जितना भी बड़ा एक्सपर्ट कोई बनाए, तो जब तक वो कागज़ पर होती है तब तक आप नहीं जान सकते कि इसका वास्तव में असर क्या होगा। जब वो फील्ड में आती है, जब वह उसका प्रयोग शुरू होता है, तब पता चलता है कि ये सही है या गलत। और उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि आपने कह दिया है तो अब आप नहीं बदलेंगे। अगर आपको धरातल पर जाने पर लग रहा है कि दिक्कत है, तो उसको संशोधित करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कायदे से।
और इतनी सारी व्याख्याएं जब हो जाती हैं तब हम आर्थिक नीति को डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये जो नीति है ये टेस्टेड है, इसका सर्वे कर लिया गया है, ये समाज में वांछित परिणाम देने में समर्थ है, ये हमारे निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है। अब देखो आर्थिक विकास में आर्थिक नीति का क्या रोल है। तो जो अगर आपने अच्छी नीति चुन ली तो अब यह नीति ऐसी होगी जो उन सारे उद्देश्यों को एड्रेस कर देगी जिनके लिए बनाई गई। जैसे समानता तथा न्याय के साथ संतुलित विकास बेहतर नीति से संभव है। अगर अच्छी नीति हो गई तो समानता का मतलब होता है कि बिना भेदभाव के सबको अवसर उपलब्ध कराना। समानता का मतलब ये कभी नहीं होता कि सबको 500-500 रुपया बराबर बांट दीजिए। इस बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा। समानता इसको नहीं कहते कि 500-500 सबको दे दिया जाए समानता हो गई। समानता माने सबको 500 कमाने का अवसर बराबर दे दिया जाए। सबको दिया गया और ये सोती रह गई रात भर, तो भी इनको 500 क्यों दिया जाएगा भाई बताइए। अब जो काम किया होगा उसको 500 दे दिया जाएगा। यानी इक्विटी की बात होती है, इक्वालिटी की बात नहीं होती है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। कभी भी जब समानता की बात होती है, अच्छा ये बताओ जो कक्षा 8 पास है और जो MA PhD है, दोनों को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, तब इसका मतलब समानता है। इसको नहीं कहते ना सबको एक कर दिया जाए। 8 पास वाले को 8 जैसी तनख्वाह और PhD वाले को PhD जैसी तनख्वाह का अवसर अगर मिल रहा है तो हम कहेंगे कि समानता है, यही ना। और ये कैसे हो सकता है कि जितने लोग हिंदुस्तान में हैं सबको 10-10 हज़ार बांट दो। भाई क्वालिटी पर निर्धारण होगा, उसकी क्षमता पर होगा, उसके कंट्रीब्यूशन पर होगा ना। विदेशी व्यापार तथा विदेशी संबंध बेहतर नीति पर ही टिके होते हैं। अब देखो अगर नीति अच्छी है तो विदेशी व्यापार और विदेशी संबंध, विदेशी व्यापार का मतलब ये होता है कि बाहर के लोग भी आपका खरीदना चाहें और आपके यहाँ बेचना चाहें, आपके यहाँ अगर उत्पादन करना चाहें, पूंजी का प्रवाह हो, वस्तुओं का प्रवाह हो, सेवाओं का प्रवाह हो और यात्रियों का प्रवाह हो, टूरिज्म भी हो। ऐसी नीति आप बनाएं कि जो बाहर से आए वो अपने को सुरक्षित महसूस करे। ऐसी नीति बनाएं उसको फट से वीज़ा मिल जाए। ऐसी नीति बनाएं कि उसको खूब बढ़िया जहाँ है वहाँ से ट्रांसपोर्ट मिल जाए, बढ़िया उसको होटल मिल जाए, उसको ठगा हुआ समझ में ना आए, उसको लगे कि और के देशों से अच्छा ही है यहाँ पर, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का टूरिस्ट सेंटर, यहाँ का ट्रांसपोर्ट, यहाँ की सुविधाएँ, यहाँ का खाना पीना। ऐसी नीति बनाइए जो लोगों को आकर्षित करे ना, बाहर से पूंजी आ सके। लोग सोचें कि अच्छा उत्पादन करना है तो हिंदुस्तान चलें क्योंकि वहाँ तो बहुत सुरक्षित है, टैक्स भी नहीं है, कोई शोषण नहीं है, कोई लाल फीताशाही नहीं है, कोई घूस नहीं मांगता है, कोई फिरौती नहीं मांगता है ना। जहाँ भी सामान फेंक देंगे पड़ा रहे, कोई चुराएगा नहीं, बाज़ार में आराम से बेच लेंगे, कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, जो लाभ कमाएंगे लेकर वापस भी आ सकते हैं, सरकार रोकेगी नहीं। अगर ये सारी सुविधाएं किसी को आपकी नीति से मिल रही है, अर्थात यदि आपने उदार नीति को पाल रखा है, तो कोई भी आ जाएगा। अगर उसको ये सारे डर सता रहे हैं कि मेरा सामान चोरी हो जाएगा, मेरी वस्तु वहाँ बिक नहीं पाएगी, मुझसे लोग वहाँ फिरौती मांगने लगेंगे या मेरे बहुत टैक्स लगा दिया जाएगा, तब आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये सारी सुविधाएं, अत्यधिक नियंत्रण तथा संरक्षित वातावरण भावी विकास में बाधक बनते हैं। जैसे आपने बिल्कुल अगर प्रोटेक्शन की पॉलिसी इख्तियार कर ली कि बाहर के लोगों को ज़्यादा टैक्स लगा दिया, घर के लोगों को आपने ज़्यादा छूट दे दी, बाहर के लोगों पर आपने ज़्यादा नियम कानून लगा दिए, अपने यहाँ कम नियम कानून लगाया, तो इससे एक समय के बाद क्या होगा कि जो यहाँ है अब बाहर कोई नहीं आएगा, तो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। तो जो यहाँ के लोग हैं ये लगेंगे दुरुपयोग करने सुविधाओं का, ज़्यादा मूल्य बढ़ाकर बेचना शुरू कर देंगे, क्वालिटी गिरा देंगे, वजन कम कर देंगे, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करके और लाभ कमाएंगे। अब देखो भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया वैधानिक तरीके से होती है कि संसद में आप कोई विधेयक या कोई कानून पास करके नीतियाँ बना सकते हैं, या प्रशासनिक स्तर पर बनती है, जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग भी कोई नियम बना सकता है। तो इस तरह से हम नीतियों का निर्माण करते हैं।
द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए पॉलिसी डिपेंड्स मेनली अपॉन द पॉलिसी डिज़ाइंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस। कोई भी नीति सफल होगी या असफल होगी वो इस पर निर्भर करता है कि उसकी डिज़ाइन कैसे की गई है और उसके बनाने की प्रक्रिया कैसी है। जैसे प्रक्रिया इन द सेंस, देखो अगर हम तुम्हारे लिए कोई नियम बनाना चाहते हैं तो एक दो तरीका यह है कि मेरे मन में जो जो आया कि ये नियम होना चाहिए, मैं लिख करके बता दूं तुमसे कि लो ये तुम्हारे लिए कल से लागू हो गया। तो उसमें मैंने पहला नियम क्या बनाया कि अगर मोबाइल तुम्हारा क्लास में बज गया तो तुम 3 महीने के लिए अनुपस्थित माने जाओगे। अब जब तुम्हारे सामने आया तो तुमने पढ़ते ही फाड़ के क्या किया उसको? ये कोई नियम है? तानाशाही है? नहीं मानना मुझको। लेकिन अगर इसके उलट मैं तुम्हारे साथ एक मीटिंग करता और तुमसे पूछता अच्छा ये बताओ कि कैंपस में मोबाइल लाना क्या ठीक है, तुम न चाहते हुए भी मीटिंग में क्या कहते कि नहीं ठीक है, ठीक है। और तब मैं कहता अच्छा ऐसा करो कि अगर ये नियम बना दिया जाए कि क्लास में मोबाइल नहीं बजेगा, बाकी तुम ला सकते हो, लाने में कोई बुराई नहीं है। तब तुम क्या कहोगे? हाँ सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बात है जो मैंने पहले लिख के दिया था और पहले तुमने उसको स्वीकार नहीं किया था और अब तुम अपने से ही कह रहे हो कि हाँ सर ठीक है कोई। अब ये जब नीति बन करके आएगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम मुझसे ही पूछा गया था, तुम्हारे ऊपर थोपा नहीं गया है, ये हमारी सहमति से बनाया गया है। तो फॉर्मुलेट कैसे होती है पॉलिसी, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। और उसकी डिज़ाइन कैसी है, डिज़ाइन का मतलब उसका प्रारूप कैसा है। तो कभी कभी प्रारूप सूट नहीं करता जिस तरह से आपने बनाया। जैसे जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी से विरोध किसी का नहीं था, ध्यान दीजिएगा। सारा विरोध जीएसटी लागू करने के प्रारूप पर था, डिज़ाइन पर था कि अभी वेट करना चाहिए था, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं था, अभी लोग ट्रेंड नहीं थे, अभी लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, थोड़ा साल 2 साल का टाइम मिलना चाहिए था। नोटबंदी भी ऐसे थी, नोटबंदी का विरोध नहीं था, लेकिन नोटबंदी में लोगों ने क्या कहा कि बहुत जल्दी से अनाउंस कर दिया गया, झटके से, सोच विचार करके निर्णय नहीं लिया गया, या इसका जो आर्थिक प्रभाव होगा उस पर बहुत विचार नहीं किया गया। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन डिज़ाइन भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने किस रूप में उसको प्लाट किया, ठीक है। तो ये जो है हमारी आर्थिक नीति कैसे आप फार्मूलेट करते हैं, यह आपका दूसरा चैप्टर है। हम लोग अब कल पढ़ेंगे इन्फ्लेशन को कैसे हम नियंत्रित करते हैं, ठीक है।